नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। साथियों, ये सीरीज जो है यूथ कंपटीशन से है, जो कि केमिस्ट्री का होगा। पिछले वीडियो में हमने जो है 125 तक कराए थे केमिस्ट्री का, तो उससे अब आगे होगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा हेतु। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 126। क्या कहा जा रहा है कि एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। एवोगाड्रो संख्या किस चीज़ से जो है निरूपित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एवोगाड्रो संख्या को जो है N0 से इंडिकेट किया जाता है, या एक और चीज़ से नहीं इंडिकेट किया जाता है, Na से। तो N0 या Na का वैल्यू क्या होता है, 6.02 दुगुने 10 के पावर 23। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ से इसको इंडिकेट किया जाता है, N0 या Na से। तो ध्यान रखिएगा, एवोगाड्रो संख्या को दो चीज़ से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो ग्रुप डी का शिफ्ट 3 में पूछा हुआ है। तो सब क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। 127 में क्या कहा जा रहा है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में कितना अणु है, ये बताना है आपको। तो CO2 का जो है अणुभार क्या होता है, पहले निकाल लेंगे। तो क्या होता है, कार्बन का 12 होता है, O2 का दिया हुआ था O यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो 12 प्लस ये आपका 32 कितना आ जाएगा, 44 जो है CO2 का अणुभार हो गया। और कुल भार पूछता है, तो कितना है आपका कुल भार, तो 88 ग्राम है। तो कहता है अणुओं की संख्या निकालिए। तो अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार बट्टा में अणुभार। तो पदार्थ का टोटल भार कितना है 88, और अणुभार कितना है आपका, अणुभार CO2 का कितना है आपका 44 है। तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि CO2 के 88 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना है, 2 है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 को बनाते हैं। 128 में क्या कहा जा रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो है कितने अणु होते हैं। 1.5 गुने 10 के पावर 23, या 6.02 गुने 10 के पावर 23, या 2.5 गुने 10 के पावर 23, या 3.01 गुने 10 के पावर 23। तो ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो है अणुभार 3.01 गुने 10 के पावर 23 होता है। 3.01 गुने 10 के पावर 23 होता है। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम जो है अणुभार, परमाणु भार उसका कितना होता है 1.008। तो अणुभार हाइड्रोजन के अणुभार का भार कितना हो जाएगा, इससे 2 से गुना करेंगे तो 2.016 हो जाएगा, लगभग 2, लगभग इसको 2 मान लिया जाए। आगे जो है, आगे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार। तो भार कितना है 1 और अणुभार कितना है 2। तो इसका मोल कितना हो जाएगा 0.5 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या होता है 6.02 गुने 10 के पावर 23। इसलिए जो है 0.5 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या, तो 5 से गुना कीजिएगा 6.02 गुने 10 के पावर 23 में, तो क्या आ जाएगा 3.01 गुने 10 के पावर 23। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। 129 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। किसमें, कार्बन में तो कार्बन का 1 होता है, आयोडीन का तो I होता है, लोहा का F ही होता है, तो इसमें 2 गो हो जाएगा। फ्लोरीन का F होता है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा, सिर्फ एक ही प्रतीक। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 को बनाइए। 130 में क्या कह रहा है, 130 को देखिए। 130 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन दिया, डायरेक्ट जो है थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए, तो किस जो है वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जाता है। कौन वैज्ञानिक, बर्जिलियस या डाल्टन या डेमोक्रेटिक्स या लेवाइसियर।
तो बर्जिलियस ने ये सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से किया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 को देखेंगे। 131 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों के बने होते थे। अभी ना बताया है कौन, बर्जिलियस ने दिया था तत्वों के नाम जो है कि एक या दो अक्षर से इसका प्रतीक बना हुआ रहता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 को बनाइए। 132 में क्या कहा जा रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो अभी आप पढ़े, रिपीटेड क्वेश्चन है, बर्जिलियस दिया था। कौन दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। 133 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, किस में, तांबा में या कार्बन में या फ्लोरीन में या कैल्शियम में। देखिए तांबा का क्या होता है, कॉपर यानी कि Cu, कार्बन का क्या होता है C, तो इसमें तो एक है। फ्लोरीन का क्या होता है बताइए, क्लोरीन का Cl होता है और कैल्शियम का Ca होता है। तो एक कह रहा है अक्षर, तो किसका हो जाएगा, कार्बन का सिर्फ एक होता है यानी कि C होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 को बनाते हैं। 134 को देखिए। 134 में क्या कहा जा रहा है कि दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है किसका, कार्बन का या सोना का या पारा का, हाइड्रोजन का। ये जो प्रतीक है ये किस तत्व का जो है प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, तो ये हाइड्रोजन का जो है प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। ये हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, ये जो दिया गया है इंडिकेट। प्रतीक हाइड्रोजन का तत्व रासायनिक प्रतीक या आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। 135 में क्या कहा जा रहा है कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है तिरछे अक्षर में या बड़े अक्षर में या मोटे अक्षर में या छोटे अक्षर में या मोटे अक्षर में। तो रासायनिक प्रतीक का किसी भी प्रतीक का जो है पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा लिखा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 को बनाते हैं। 136 को बनाइए। क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश प्रकृति की विद्युत धनात्मक होती है, किस प्रकृति में, धातु में, अधातु में, उपधातु में या अर्धधातु में। जरा आप लोग जवाब दीजिए। तो किस में जो है, धातु में जो क्या होता है, विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है। धातु में क्या होता है, धनात्मक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, धातु। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 को बनाएंगे। 137 में क्या कहा जा रहा है, देखिए नीचे दिए गए चार शब्दों में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा जो है भिन्न है, यहाँ पे बताना है। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन दे रखा है, पोटेशियम और गैल्शियम दे रखा है। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैल्शियम तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व है। पी ब्लॉक के तत्व है कौन कौन, जर्मेनियम, देखिए जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन और जो है आपका कौन, गैल्शियम, ये जो है पी ब्लॉक के तत्व है, यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है। जबकि पोटेशियम जो है आपका एस ब्लॉक का है। तो आपको ब्लॉक भी याद रखना है, पीरियोडिक टेबल आप जरूर याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा केमिस्ट्री में। तो एस ब्लॉक का तत्व कौन है, इसलिए भिन्न। पोटेशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है। पोटेशियम क्या है, एस ब्लॉक का तत्व है, इसलिए भिन्न है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 को देखेंगे। 138 में क्या कहा जा रहा है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है कैसा, सीधी रेखा या वर्गाकार या वक्र या वृत्ताकार। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ पर जो है आकार क्या होता है, वक्र होता है। क्यों होता है, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करता है, जिससे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है कि इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ क्या होता है, वक्र होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है। किस गुण के कारण, आघात वर्धनीयता के कारण या चालकता के कारण या तन्यता के कारण या प्रतिध्वन्यात्मकता के कारण। तो आघात वर्धनीयता के कारण जो है उसके पत्तर बनाने में आसानी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 को बनाते हैं। 140 में क्या कहा जा रहा है कि धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइए आप लोग, उसको हम लोग आघात वर्धनीयता बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 को बनाते हैं। 141 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है। अब यहाँ बताना है कौन सा गलत है। तो धातु जो है हमेशा जो है धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। ये कह रहा है कि वे तन एवं आघात वर्धनीय होता है,
तो ये तो जो है सही है, हमको ढूंढना है क्या चीज़ गलत। ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल। धातु क्या होता है? ताप और विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। हाँ, ये विद्युत का ऋणात्मक कह रहा है, तो ऋणात्मक नहीं, धातु क्या होता है? धनात्मक होता है। तो हम लोग गलत ढूंढना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 को देखेंगे। 142 में क्या कहा जा रहा है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। किस स्थिति में विद्यमान होती है? किस स्थिति में विद्यमान होती है, ये बताना है। तो धातु जो है मुक्त स्थिति में जो है विद्यमान होती है। किस स्थिति में? तो मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है, मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 143 को देखेंगे। 143 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघात वर्धनीयता, न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। तो अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये गुण नहीं है, कौन? केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। जरा इसका हम लोग व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या क्या कह रहा है कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन होते हैं? अधातु जो है विद्युत ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्न होता है, एकदम बात सही है। ये धातु की तरह कठोर ना होकर ये भंगुर होता है। क्या चीज? अधातु। अधातु ठोस, द्रव एवं गैस की तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो रहेगा तीनों अवस्था में पाया जाता है। इनमें जो है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। अधातु का, धातु का उच्च होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व, या अधातु या उपधातु? तो अधातु जो है, अधातु अभी ना पढ़े आप यहाँ पे, अधातु जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस, द्रव, गैस में, और इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 145 को देखेंगे। 145 में क्या कहा जा रहा है कि 145 को ध्यानपूर्वक देखेंगे। 145 में क्या कहा जा रहा है कि धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पे बताना है, 4 को ऑप्शन दे रखा है कि सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कुछ है, सभी धातु आघात वर्धनीय और निम्न है। तो यहाँ बताना है इसका क्या होगा सही जवाब। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो सभी धातु तरल में मुलायम है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? जरा हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखने का काम करता है वो मेटल कहलाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर। धातु आघात वर्धनीयता होती है, इसमें हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है धातु को, जैसे कि सोना, चांदी। सर्वाधिक जो है आघातवर्ध धातु है। सभी धातुएं चमकदार होती है तथा इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती है बल्कि ठोस एवं सख्त होती है। तो दुइयों वो होता है, कौन? पारे को छोड़कर सिर्फ जो है मुलायम नहीं होता है, बाकी जो सख्त होता है और ठोस भी होता है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 को देखेंगे। 146 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक जो है लचीली है? सबसे अधिक लचीली कौन है, ये पूछा जा रहा है। सबसे अधिक जो है लचीली कौन है? एजी यानी कि सिल्वर, एल्युमिनियम या सोडियम या जिंक। तो सबसे जो है लचीली कौन होता है इन चारों ऑप्शन में, ये पूछा जा रहा है। तो कौन? चांदी, चांदी यानी कि सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 को देखेंगे साथियों। 147 में क्या कहा जा रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? जब लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जस्ता, कार्बन, जस्ता, तांबा, कार्बन या सोडियम। तो ध्यान रखिएगा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है। इस्पात लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु है। इस्पात है जो लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5 होती है। ध्यान रखिएगा, इस्पात में कार्बन की मात्रा अगर पूछेगा तो 1.5% होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 148 को देखिए। 148 में क्या कहा जा रहा है कि डैश सबसे निम्नीय या तनशील धातु है? कौन? कौन है भाई?
बताइए कौन धातु जो है सबसे तन्यशील धातु है? तो कौन बताएंगे आप लोग? गोल्ड, यानी कि गोल्ड जो है सबसे जो है इन चार ऑप्शन में क्या है? तन्यशील धातु है। इसका सिंबल ए होता है, यानी कि सोना। कहा जा रहा है, व्याख्या जा रहा है, हम लोग इसको देख लेंगे कि एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, निकेल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि जो है अलौह धातु है। सब इनमें कॉपर, एल्युमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सोना सबसे अधिक तन्यशील डक्टाइल धातु है और क्रोमियम संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। जिंक का प्रयोग धातु पर प्लेटिंग की क्रिया करने में किया जाता है। टिन धातु के बुश बनाए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे इन चारों ऑप्शन में कौन जो है तन्यशील है सबसे ज़्यादा? तो गोल्ड, जिसका सिंबल AU होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 149 को देखेंगे। 149 में क्या कहा जा रहा है कि मैलिएबल के गुण को दर्शाया जाता है। मैलिएबल के गुण को दर्शाया जाता है। तो मैलिएबल किस गुण को दर्शाया जाता है पूछा जाता है? गैर धातु में या धातु में या गैस में या गैर धातु के यौगिक में? तो मैलिएबल जो है धातु में दर्शाया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलापन से है और सोने में मैलिएबल का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? धातु। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। कहा जा रहा है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? आघातवर्धनीयता कहा जाता है, या कठोरता कहा जाता है, या तन्यता कहा जाता है, या धात्विक चमक कहा जाता है? तो साथियों, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं। जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।